खासकर रघुराजन साहब यूएस आए हैं और सीधा यहाँ पहुँचे हैं, तो मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपका स्वागत करता हूँ और सभी साथियों का, शशि थरूर जी का और सभी उपस्थित देवियों सज्जनों का मैं स्वागत करता हूँ। छत्तीसगढ़ बने 22 साल हुआ, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, बहुत पुराना नहीं छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट में बात करना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ 1,35,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ प्रदेश, जनसंख्या भी 2,85,00,000, करीब 75 से 80% लोग कृषि पे आधारित हैं। 44% भूभाग है वो हमारे जंगल है और 32% ट्राइबल है। यहाँ 2 प्रकार की वर्षा होती है, एक तो आपके बॉम्बे से जो मानसून आता है वो भी होता है, बंगाल की खाड़ी से आता है। तो बरसात के दिनों में हम कोई दूसरी फसल नहीं ले सकते। सिंचाई का रकबा भी दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा यहाँ कम है, 30% के आसपास रकबा सिंचित है। ऐसे में यहाँ के जो किसान हैं वो एक फसल पर ही निर्भर है। यदि पानी एक बार साल, चौथे साल में एक बार सूखा जरूर पड़ जाता है छत्तीसगढ़, और ऐसे में किसान को संभलने में 2 साल संभलता है और तीसरे साल फिर तीसरे चौथे साल अकाल हो जाता है। तो फिर जहां है वहीं, तो ये स्थिति है। दूसरी स्थिति ये है कि 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। 37% बच्चे हैं वो माल न्यूट्रिशन से पीड़ित रहे हैं। ये 2018 के पहले के मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ। 41% महिलाएं हैं वो एनीमिक हैं, खून की कमी होती शरीर में। तो ऐसा हमारा प्रदेश है और नक्सल प्रभावित भी रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो हम लोगों ने, दूसरा हमारा प्लस ये है कि 40 से 50% तक की वर्षा होती है। दूसरा, जमीन हमारे पास पर्याप्त है, बहुत ज्यादा है। यदि आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो बहुत आदर्श स्थिति है, जितने भौगोलिक स्थिति है और जो जनसंख्या है वो बहुत आदर्श स्थिति है। उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे हमारे यहाँ ओवर क्राउडेड नहीं है। अब बात आती है कि हमारा फायदा क्या है, हमारे पास ताकत क्या है। तो जमीन तो है ही ताकत, पानी भी पर्याप्त है, जंगल भी संभाल, सोना है, यूरेनियम है, तो सब प्रकार के हमारे पास खनिज संसाधन छत्तीसगढ़ में। खनिज संसाधन का उपयोग आप देखेंगे आज़ादी के पहले भी होता रहा और आज़ादी के बाद नेहरू जी ने भिलाई स्टील प्लांट बना के इसकी शुरुआत की। पावर प्लांट यहाँ मध्य प्रदेश में से बिजली उत्पादन यहाँ से होता था, बिजली खपत वहाँ। तो ये स्थिति हमारे प्रदेश की है, लेकिन उसके बाद भी गरीबी बहुत। अभी जो भारत सरकार ने एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट जो बनाया, आकांक्षी जिला, 100 जिले हैं पूरे देश में, 10 जिला हमारे छत्तीसगढ़, और वो क्षेत्र जहां सबसे ज्यादा खदान है दंतेवाड़ा, उसमें भी वो आकांक्षी जिले में आता है। कोरबा जहां सबसे ज्यादा पावर उत्पादन होता है वो भी आकांक्षी जिला में। तो ये जो संपत्ति का असमान वितरण के कारण से हमारे यहाँ गरीबी है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए 2018 का जब चुनाव हुआ उस समय राहुल जी यहाँ आए थे और उन्होंने घोषणा की कि हम ऋण माफी करेंगे। फिर हम लोगों ने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ में केवल धान का फसल होता है, इसका 2500 रुपये जो स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है, जो 1.5 गुना होना चाहिए उत्पादन लागत से, 1.5 गुना उसका कीमत होना चाहिए, तो उस हिसाब से हमने लोगों ने उस समय करीब 1600-1700 था, तो उस समय हमने 2500 रुपये प्रति क्विंटल की घोषणा की। यहाँ की जनता ने हम पे विश्वास किया और 3/4 बहुमत से हमारी सरकार बनी। अब अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए ये बात सही है कि ऋण माफी किए और 25 रुपया क्विंटल में धान जब खरीदी के सरकार पे दबाव
अर्थव्यवस्था काफी दबाव पड़ा, लेकिन एक दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण से हम लोगों ने कहा कि हम जब कमिटमेंट किए उसको करेंगे, और दूसरे जो वित्तीय जो अनुशासन है उसे बना कर रखेंगे। तो वो काम भी हमने किया। तो हमने फिर 2500 रुपये में भारत सरकार ने रोक लगा दी कि आप 25 समर्थन मूल्य से 1 रुपये भी ज्यादा देंगे तो आपके चावल हम नहीं खरीदेंगे। तो हमारे सामने दूसरी संकट, एक तरफ किसानों से हमने कहा था कि हम कब 2500 रुपये देंगे, दूसरी तरफ भारत सरकार कहती है कि आप 1 रुपये भी ज्यादा दोगे तो आपका चावल हम एफसीआई में जमा नहीं करेंगे। और 1-2 साल ऐसा हुआ भी कि हमको बाजार में नीलाम करना पड़ा और हमको सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, फिर भी हम अपने कमिटमेंट में बने डटे हुए थे। इससे ₹300 और खरीदी की व्यवस्था की। एक तरफ ये हो गया कृषि से जुड़ी हुई चीजें, जिसमें जो किसान है वो आत्मनिर्भर हो गया है, संपन्न होते जा रहे हैं हमारे किसान। एक तो उऋण हो गया और दूसरा उसके पास पैसा पर्याप्त आ गया। उससे हुआ ये कि जो गांव से पलायन होकर शहरों में जो लोग आते थे वो रिवर्स माइग्रेशन हुआ, शहर से अब गांव की तरफ जाने लगे लोग। तो आंकड़े ये बता रहे हैं कि 2017 में 15 लाख किसान हमारी सोसाइटी में धान बेचने के रजिस्टर्ड थे, अब वो बढ़ के 23 लाख हो गया। और जो धान का रकबा था 22 लाख हेक्टेयर बढ़ के हो गया 30 लाख हेक्टेयर। जो धान बिक्री है वो 60 से 70 लाख मीट्रिक टन से कभी अधिक नहीं गए थे। हम पिछले साल 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी किए, और अभी ये सीजन में हमने जो टारगेट किया है, लक्ष्य बनाया है, वो 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन का। तो उत्पादन भी बढ़ा, रकबा भी बढ़ा, कृषकों की संख्या बढ़ी, लोगों के रिवर्स माइग्रेशन हुआ। दूसरी तरफ ये है कि जो लघु अनुपज है, 44% हमारे जंगल है, तो हमारे पास सब प्रकार के लघु अनुपज। तो पहले केवल 7 प्रकार की खरीदी करते थे, हमने 65 प्रकार के लघु अनुपज के समर्थन मूल्य घोषित किया। झाड़ू से लेकर महुआ, चार, चिरौंजी, काजू, इमली, तिखुर, सब प्रकार आने लगा। और उसके साथ साथ केवल उसको खरीदी भर नहीं किए, बल्कि उसको वैल्यू एडिशन किए। मान लो महुआ है तो महुआ से केवल शराब भर नहीं बनती, महुआ के हमने लड्डू बनाया, मध्याह्न भोजन में भी दिया, उसके शरबत भी बनवाई। इमली है, इमली ऐसी बेच देते थे तो उसे फोड़ने की व्यवस्था की, उसकी पेस्ट बनाने का शुरुआत कर रहे हैं, उसकी कैंडी बनवा रहे हैं। हमारे यहाँ तिखुर होता है, तिखुर पहले ऐसे बेच देते थे, काजू 50-60 रुपए किलो में बेच देते थे, अब उसका प्रोसेसिंग प्लांट लगाए, अब वो 1900 रुपए किलो तक बेच रहे हैं। तो इस प्रकार से वैल्यू एडिशन करने से लोगों को रोजगार मिला और ज्यादा कीमत भी मिला। तो ये लघु उपज की खरीदी की व्यवस्था। और तीसरा, गोधन न्याय योजना हमने शुरू की, जो 2 रुपये किलो में गोबर खरीदी। आज पूरे देश में गाय एक समस्या बन गई, मवेशी एक समस्या है, खुले में जानवर घूम रहे हैं, एक्सीडेंट भी हो रहा है, फसल की बर्बादी भी। तो हमने फैसला किया कि हर गांव में गौठान बनाएंगे। 11,000 हमारी पंचायतें हैं, तो करीब 10,000 पंचायतों हमने गौठान स्वीकृत किया, जिसमें 5 से 10 एकड़ जमीन हमने आरक्षित की और उसमें गौठान बनाए। गौठान में मवेशियों के डे केयर के रूप में रखा, उसे चारा की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, और उसके साथ गोबर खरीदी।
₹2 किलो गोबर। दुधारू गाय देती है, दूध देती है तो इसलिए सब लोग रखते हैं, लेकिन जो जानवर दूध नहीं देती है उसको हकाल देते हैं, वही आवारा पशु के रूप में सामने आता है। तो गोबर तो सभी को देना है, चाहे दूध दे या ना दे, लेकिन गोबर तो सभी को देना है। और जब गोबर की कीमत मिलेगा ₹2 किलो, तो फिर उसे चारा भी खिलाएंगे, तो जानवर के देखभाल भी करेंगे, बिठा कर रखना पड़ेगा। तो रोड एक्सीडेंट भी कमी आई और फसल चराई भी रुका। अब हम गौमूत्र भी कर रहे हैं, अभी 28 तारीख से, परसों से हमने गौमूत्र भी खरीदना शुरू किया। 2 साल के भीतर में करीब 75 लाख क्विंटल गोबर हमने खरीदा। अब गोबर खरीदने करना क्या है, तो उसका भी वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू किया। स्व सहायता समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग दिए, टांका बनवाया, कैसे उसके वर्मी तैयार करना है, वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाना है। तो 20 लाख क्विंटल हमने वर्मी कंपोस्ट बनाया और उसको खेतों तक पहुंचा भी दिए। उसे लोगों को करीब 60,000 महिलाएं काम कर रही हैं आज की तारीख में। अब जब गौठान है ही हमारे पास, जमीन आरक्षित हो गया, तो फिर वहां दूसरे भी काम होने लगे कि वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ कोई साबुन बना रहे हैं, कोई अगरबत्ती भी बना रहे हैं। अब हमने उसको रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में डेवलप कर रहे हैं। 1 एकड़ जमीन उसमें आरक्षित कर रहे हैं और उसमें तेल मिल भी लगा रहे हैं, हालर मिल भी लगा रहे हैं, धान कूटने का दाल मिल भी दे रहे हैं। तो ये सारे मशीनें वहां लगा रहे हैं। तो उससे क्या है कि लोगों, उपभोक्ताओं को शुद्ध सामग्री भी मिल रहा है और उन लोगों के जो किसान हैं उसको ज्यादा कीमत मिल रहा है। चाहे सरसों हो, अलसी हो, तिल्ली हो, वो सब चीज उत्पादन करते हैं, उसको कीमत भी मिल रहा है और दूसरे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो रूरल, महात्मा गांधी के जो ग्राम स्वराज्य की जो कल्पना थी, उसको साकार कर रहे हैं और हजारों लोगों को उस माध्यम से काम देने का। तो एक हो गया गोधन न्याय योजना और उसके रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रिपा। चौथी बात है कि जो भूमिहीन जो श्रमिक हैं, यहाँ खूब पलायन होता है, क्योंकि बरसात में एक फसल में काम हुआ, उसके बाद काम नहीं, तो हमने उसके लिए भी 7,000 रुपया सालाना, पूरे देश में कहीं नहीं है लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने 7,000 रुपया सालाना देने का फैसला किया। तो इस प्रकार से ये जो पैसा है, सरकार का पैसा गया किसानों के पास, जो उत्पादन कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसके सही कीमत मिल रहा है और सही कीमत मिलने के साथ साथ वो उत्पादक भी बना। यदि हम केवल उसको पैसा भर दे देते तो उपभोक्ता भर रहता, लेकिन हमने उसको उत्पादक बनाया और उत्पादक बनाने के साथ साथ वो उपभोक्ता भी बढ़िया। तो इस कारण से पूरे देश में मंदी का असर रहा, पूरे देश में। आप शोरूम है वो बंद होने लगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में शोरूम की संख्या भी बढ़ी। चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे कार जीप हो, सबके शोरूम भी बढ़े, विक्रय भी बढ़ा। अकेले एक साल में हम 76,000 ट्रैक्टर हमने बेचा, खरीदा, हमारे किसान खरीदे। तो ये समृद्धि आई और उसके कारण से जब किसानों के पास पैसा मिला तो वो फिर और दूसरे काम भी करने लगे, अपने खेत के घेरा भी करने लगे, समतलीकरण करने, ट्यूबवेल भी लगाए, घर के संधारण भी कर रहे हैं, सामग्री भी कर रहे हैं। तो संपन्नता आई। तो छत्तीसगढ़ में के बाजार में भले लॉकडाउन रहा हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में मंदी का असर नहीं रहा। तो very fascinating overview of what the chief minister and the government have been trying to do in Chhattisgarh. मैं इससे पहले कि मैं डॉक्टर राजन के पास जाऊं, मैं आपसे एक दो और चीजें पूछना चाहता हूं। एक तो ये कि आपने जब वो पहले स्टैटिस्टिक्स दिए उसमें आपने 37% malnutrition की बात की, आपने 41% एनीमिया की बात की, आपने 40% पॉवर्टी की बात की। आपने एजुकेशन की बात नहीं की। वो आपने यहाँ पे आपके एक इनिशिएटिव है स्वामी आत्मानंद स्कूल, लेकिन जनरली हेल्थ और एजुकेशन में आपकी गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है? क्योंकि वो इसलिए भी मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर आप डॉक्टर राजन से पूछेंगे या मुझ जैसे लोगों से पूछेंगे, हम तो कहेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन दे आर द फाउंडेशन फॉर अ मॉडर्न इकोनॉमी। शुरू में मुझे 5 मिनट बोलने के लिए कहा था तो मैं उतने देर समेट दिया अर्थव्यवस्था पे।
अब जहाँ तक के हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में भी हमने बहुत ही बढ़िया काम किया है। उसका उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि बस्तर में आप सब जानते हैं नक्सल प्रभावित है। एक समय था जब मीडिया के साथ ही ये तुलना करते थे साल भर का आंकड़ा निकाल के कि जवानों की जो मृत्यु है वो मलेरिया के मच्छर काटने से मलेरिया से ज्यादा मौत हुई या नक्सलियों की गोली चलने के कारण से शहादत हुई। मतलब इतना अधिक मलेरिया हमारे यहाँ था और उसका जो आंकड़ा आप करेंगे 4.26% रहा है। तो हमने मलेरिया मुक्त बस्तर और मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ का अभियान चलाया। अब वो आंकड़े 4.26 से घट के तो रायपुर शहर है, राजधानी हो गया, लेकिन यहाँ तो सब सब्जी 12 महीने मिलता है, लेकिन साप्ताहिक बाजार जिस मोहल्लों में भरते हैं ना वहां जरूर जाते हैं लोग। तो बस्तर में या दूरस्थ अंचलों में निश्चित रूप से हाट बाजार में लोग जाते हैं, हॉस्पिटल नहीं जाते। जिला अस्पताल में या पीएससी सीएससी में लोग नहीं जाएंगे, हाट बाजार जरूर जाएंगे। तो हमने क्या किया कि हाट बाजार क्लिनिक योजना शुरू की और उसमें सभी हाट बाजार में हमारे जो हॉस्पिटल डॉक्टर की पूरी टीम और पूरी जांच करी, 40 प्रकार की जांच और दवाइयाँ, मुफ्त में दवाई, मुफ्त में इलाज। और वो हाट बाजार में जाके कम से 4 घंटा 5 घंटा वहाँ रुकते हैं। और अभी तक के करीब 20 लाख से अधिक, कोरोना काल में ही हम लोग शुरू किया, और 20 लाख से अधिक लोग अभी तक के इलाज करा चुके हैं, मुफ्त में दवाई भी लिए, इलाज भी कराया। उसके कारण से हुआ क्या कि मृत्यु दर में भी कमी आई, मलेरिया में भी कमी आई। और ये सीजन है, रेनी सीजन है, जिसमें उल्टी दस्त की बहुत शिकायतें आती हैं। अब वो ग्रामीण अंचलों में शिकायतें आने लगभग बंद सी हो गई। तो हेल्थ में हमने शहरी क्षेत्रों में आप देखेंगे नगर पंचायत में श्री धन्वंतरी योजना जो जेनरिक मेडिसिन है उसकी दुकान हमने खोला और 50% से 72% सब्सिडी में जो जितने भी हमारे बड़े कंपनियों की जो दवाइयाँ हैं वो सब मिल रहा है, जो 50% से 72% सस्ते दर पे जेनरिक मेडिसिन। शहरी क्षेत्रों में भी हमने शहरी स्लम स्वास्थ्य योजनाएं शुरू की और महिलाओं के लिए दाई दीदी क्लिनिक योजना। तो वो हर वार्ड में जाते हैं, जहाँ श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ जाते हैं और निश्चित स्थान है, निश्चित समय है, वहाँ जाते हैं, इलाज करा के आ जाते हैं। और उसमें भी लगभग 20 लाख लोग लाभ ले चुके हैं। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य के सस्ता कैसे हो और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे उठाएं, ये हमारी कोशिश। तीसरा, शिक्षा। आप पिछली सरकार में करीब 3000 स्कूल बंद कर दिए, 3,000 क्षमा चाहूंगा, 3000 स्कूल बंद कर दिए हमने। अच्छा, नक्सली लोग ब्लास्ट करके स्कूल बिल्डिंग उड़ा दिए थे, सारे स्कूल सड़क के किनारे आ गए थे। अब स्थिति ये है कि इसी साल जब जून में हमने 16 जून को स्कूल की शुरुआत की तो 260 स्कूल जो नक्सली क्षेत्र में जो स्कूल बंद पड़े थे, 15 साल से बंद पड़े थे, उन सबको शुरुआत की। तो एजुकेशन देने का काम। और फिर यहाँ के बच्चे भी अंग्रेजी पढ़े तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हमने शुरू की, जो प्राइवेट स्कूल की तुलना में तो किसी प्रकार की कमी ना हो। तो वहाँ स्टाफ और उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस प्रकार से डेवलप किए। लगभग 300 स्कूल हमने 2 साल में शुरू की। पहले तो हमने 52 से शुरू किया था, फिर 71 हुआ, फिर 171 हुआ, डिमांड बढ़ती, इस 76 और बढ़ाए, तो लगभग 300 स्कूल संचालित हमने किए। करीब करीब 1.25 लाख बच्चे उसमें पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने बच्चे हैं वो 25% को लेना अनिवार्य है। और फिर लॉटरी सिस्टम हमने कर दिया कि भाई किसी के अप्रोच से नहीं हो, लॉटरी से हो, तो जो आएंगे जितना आवेदन आए उसमें से लॉटरी निकालें। और इतना आवेदन ये है कि एक सीट के विरुद्ध में 10 आवेदन, एक सीट के विरुद्ध 10-10 अतिरिक्त मांग रहे हैं। हमारे पास उस प्रकार शिक्षा की व्यवस्था, मेडिकल फैसिलिटी आप पिछले 3 साल में देखेंगे
यदि 15 साल के पिछली सरकार में देखें तो 4 मेडिकल कॉलेज वो लोग खोले, हम 3.5 साल में 4 मेडिकल कॉलेज खोले, एग्रीकल्चर कॉलेज, हार्टिकल्चर कॉलेज या हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। तो कॉलेज भी हम लगातार बढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी बढ़ाएं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो एजुकेशन में भी हम लगातार, हमारी कोशिश है कि हमारे बच्चों को अवसर मिले और स्वास्थ्य की दिशा में हमने काम किया। Thank you. अब मैं Dr. Rajan say, I want to come to you, Dr. Rajan, because the Chief Minister has laid out in some ways what economists might say is a big fiscal kind of initiative or initiatives which would obviously cost money. I think in February this year, you wrote a piece for Project Syndicate, I think, which talked about there being no free lunch. In the Chief Minister's remarks, what stands out to you first in terms of what you thought that, oh, this is a really good idea? And then as an economist who does, worry about deficits and debt, what stands out to you on that front? And then the next part, I think we'll be going to, and we'll get into more of the basic income kind of schemes and benefits transfers. But as an introductory thing, what did you think of what the Chief Minister was saying? पहले तो वो चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि टारगेट कर रहे हैं, किसानों को टारगेट कर रहे हैं, आदिवासी को टारगेट कर रहे हैं और उनके लिए टारगेटेड स्कीम्स हैं। जैसे किसानों के लिए वो क्या मूल्य समर्थन राजीव गांधी वो क्या इनपुट सब्सिडी कर सकते हैं। नो वो बेसिक इनकम सपोर्ट जो कहते हैं कितना है 9,000 रुपए साल में। और मैं उसके बारे में थोड़ा बात करता हूँ। पहले वो जो सपोर्ट सिस्टम है, तो मेरा एक छात्र है जो उस पर काम कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि क्या किसान उस पैसों के साथ क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने ये स्थापित किया है कि किसान निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। कैसे इन्वेस्ट करते हैं? 9,000 तो ज़्यादा नहीं है। वो कर्ज लेते हैं बैंक से, और वो कर्ज ले सकते हैं क्योंकि ये जो पैसे आ रहे हैं वो परमानेंटली आ रहे हैं। तो बैंक समझती है कि हाँ, इनके पास पैसे हैं और अगर बाढ़ हो या सूखा हो तो तब भी इनके पास पैसे होंगे। और किसान भी जानते हैं कि वो कर्ज चुका सकते हैं और इसलिए कर्ज लेते हैं, क्योंकि अगर कर्ज चुका नहीं सकते हैं तो बैंक उनका जमीन छीन लेगी और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए ये डिमांड साइड से किसान कर्ज ले रहे हैं, ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, सिंचाई पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके साथ उत्पादन बढ़ जाता है। तो वो कहते हैं कि अगर 9,000 मिल रही है तो उसके साथ 150% ज़्यादा इनकम हो जाती है, क्योंकि निवेश करते हैं और निवेश के साथ ज़्यादा मासिक आय हो जाता है। तो that is a scheme which is working, and that is a scheme which gives the farmer the ability to grow his income even more by giving him confidence that if he borrows, he will not be especially खेती में काफी जोखिम है ना इस प्रदेश में, so that risk farmer doesn't want to take, and so this gives him the confidence to invest. That's a good scheme, and I think you can see it working. There are other schemes. ये जो आदिवासी के साथ जो मैं समझ रहा हूँ, उनके लिए मार्केटिंग भी आप कर रहे हैं, और मार्केटिंग के साथ they can actually sell their products, and there's a lot of products the Adivasis can make, and if you can create a market for them, because that step from creating the product to actually selling it, that's the step they can't take. If you can fill that gap, you're actually increasing their value. So I think these targeted schemes are very good,
and they're increasing. And of course, in a state where there are relatively poor people, your first job is to help them, because after that everything else comes. First, help the poorer get richer, and so that I think is very commendable. Now, one question I would ask on the education front, I think these schools are very good, but ये कोविड के कारण जो गरीब छात्र हैं, वो स्कूल 2 साल का लॉस हो गया उनका, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम लोगों ने एक तो ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की, ऑफलाइन भी किया, और उसके बाद बहुत सारे शिक्षक है वो मोहल्ले में जाकर पढ़ाने लगे। बहुत सारे हम लोग जो नए नए किए तो उसमें राष्ट्रीय स्तर पर भी उसके सराहा गया कि बुलटू के बोल इस प्रकार से हमने ऐप बनाया और लोगों तक पहुंचाया, और मोहल्ला में जाके पढ़ाने लगे। तो मोटरसाइकिल वाले गुरुजी, तो कभी और किसी गुरुजी के नाम से बड़ा प्रसिद्ध। हालांकि ये बात सही है कि इससे नुकसान तो हुआ है, क्लास में जाकर पढ़ाई करना और घर में रह के पढ़ाई करने में बड़ा अंतर है। लेकिन फिर भी हमारी पूरी कोशिश थी, हमारे शिक्षकों ने भी बहुत मेहनत की, और करीब 2 लाख शिक्षक जो है वो अपने अपने विभाग के बारे में उसके लेक्चर हैं उसको उन्होंने लोड किया, रिकॉर्ड भी किया और लोड भी किया और बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश भी की। तो ये काम हम लोगों ने उस समय किया था ताकि कम से कम नुकसान हो बच्चों को। कोविड पे और इस एजुकेशन के पे थोड़ा याद आया कि जिन दिनों कोविड का ये वेव चल रहा था, लोग कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कुछ अच्छा काम हो रहा है। आप लोग छत्तीसगढ़ में क्या कर रहे थे जो आपको दिख रहा था कि मुल्क के बाकी हिस्सों में होना चाहिए था, नहीं हो पाया किसी वजह से? देखिए, पहले फेज में हुआ ये कि ये कोरोना है जो हवा के मार्ग से आया, हवाई जहाज से आया पहले फेज में। तो हमने उसको आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन लोग हैं जो हवाई यात्रा कर, खासकर यूके से जो आए। पहला केस तो वही मिला, यूके से जो पढ़ने गए थे बच्चे वापस आए, वही कोरोना पहले मिला। तो उसको पहले आइडेंटिफाई कर ले कितने लोग विदेश से आए हैं, कितने लोग दूसरे प्रदेश से आए हैं, वो सबको ट्रेस आउट करके, और उसके बाद पूरी सीमाओं को सील कर दिए। गाँव वाले तो अपने गाँव के बाहर में कटीले जो पेड़ है उसको काट के रास्ते में रोक दिए थे ताकि हमारे गांव में कोई घुस न पाए। फिर हमारे यहाँ मजदूर जो दूसरे राज्यों में, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा गए थे, 47,000। तो वो लोग आए तो फिर 7 लाख लोग आए। तो 7 लाख लोग आए तो उसको रोकना कहाँ है, उसकी इलाज की व्यवस्था, क्योंकि क्वारंटाइन भी रखना है उसको 21 दिन का। फिर सैंपल आएगा, टेस्ट होगा, सैंपल लिए, टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आए, तब उसको घर जाने की अनुमति होती थी। तो जितने भी पंचायत हैं, जितने स्कूल हैं, करीब 21,000 हमने क्वारंटाइन सेंटर बनाया, और उसने जितने दिन वो रह रहे हैं उसको फ्री में उसको भोजन कराने की व्यवस्था। वो तो यहाँ टाटीबंद में आपका किए थे। तो हुआ ये कि जित 7 लाख लोग आए, उसके रहने खाने पीने की व्यवस्था, उसकी इलाज की व्यवस्था, और जब वो हो जाता था कि कोरोना नहीं है तब फिर उसको घर में जाने देते थे, नंबर 1। दूसरा, जब ये व्यवस्था किए तो दूसरे प्रदेशों में जब ये पता चला तो ये छत्तीसगढ़ बीच में है, चाहे वो तमिलनाडु से आए, चाहे वो आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, गुजरात के लोग, ये लोग भी जिनको उत्तर प्रदेश जाना है या झारखंड जाना है या उड़ीसा जाना है तो इसी रूट से करते थे। तो ये जहाँ बैठे हैं उससे 5 किलोमीटर दूरी पे एक चौक है, टाटीबंद चौक। तो जो किराया करके आते थे वो यहाँ तक आते थे, और यहाँ तक के उसके बाद उनको ये पता था कि छत्तीसगढ़ सरकार अब हमारे प्रदेश की सीमा तक छोड़ देंगे, चाहे उड़ीसा हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उस सीमा तक के छोड़ने की व्यवस्था करेंगे हम। हमारी भोजन की भी व्यवस्था करेंगे, हमारी जूता चप्पल की भी व्यवस्था करेंगे, इलाज की भी व्यवस्था करेंगे। तो ये विश्वास पूरे पड़ोसी राज्य के लोगों को हुआ। सेकंड वेव में जब ऑक्सीजन की कमी आई, पूरे देश में हाहाकार मचा। लेकिन छत्तीसगढ़ में जितने भी हमारे, चूंकि ये सौभाग्य है कि हमारी स्टील प्लांट है, स्टील प्लांट में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो जो जितने भी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन उत्पादन कर रहे थे, हमने तत्काल उसको मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन करने के लाइसेंस भी दिए, और हमारे प्रदेश के लिए तो हमने पूर्ति करवाई ही।
पड़ोसी राज्य, चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान भेजना है, पंजाब भेजना है, दिल्ली भेजना है, यूपी भेजना है, सब जगह हम भेजे। तो ऑक्सीजन पहुंचाने का भी काम हम लोगों ने किया। तो देश में मतलब जहाँ दिल्ली में जो हाहाकार मचा था, हमारे छत्तीसगढ़ में उस प्रकार से न रेमडेसिविर के लिए कोई लाइन लगा, न किसी प्रकार की दवाई की, बल्कि हमने क्या किया कि जितने भी हमारे सबसे ज्यादा जब कोरोना मरीज बढ़ने लगे तो शहरों में ज्यादा दबाव पड़ता है, बड़े हॉस्पिटलों में ज्यादा दबाव पड़ता है। तो जितने भी जिले मुख्यालय हैं उसके सराउंडिंग में जितने हॉस्पिटल थे, वहाँ जितना बेड लग सकता है वो सब बेड लगवाए। हमारे पास स्टाफ तो थे, डॉक्टर भी थे, साथ ही उसमें ऑक्सीजन की सब व्यवस्था करी तत्काल 8 दिन के भीतर में सारे। तो जैसे साझा क्षेत्र है, अब वो शहर से दूर है, अब सब लोग शहर में आते हैं। 50 बेड का हमने कोरोना सेंटर बना दिया। मेरे क्षेत्र में यहाँ से 15 किलोमीटर दूर में वहाँ 40 बेड का बना दिया। तो हर क्षेत्र में इस प्रकार से हमने कोरोना हॉस्पिटल के रूप में कर दिया। तो वो जो गांव के लोग हैं जो शहर में आते थे वो आना रुक गया। तो शहर के लोगों को इलाज कराने की भी आसानी होगी, गांव के लोगों को भी आसानी होगी। तो इस प्रकार से मैनेज हम लोगों ने किया। तो उस प्रकार से दूसरे राज्यों में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जैसे गंगा में लाश दबाए, हमारे छत्तीसगढ़ में उस प्रकार की स्थिति नहीं बनी थी। In fact, I don't know if any other country had this example of dead bodies floating down rivers, and it was very distressing. Dr. Rajan, we have this unique opportunity where we have a policymaker who still has, I think, 1.5 साल अभी आपके इलेक्शन में है roughly. हाँ, 1.25 साल 1.5 साल. Or you were earlier talking about a service economy in some way. So I'm getting away from the topic of basic income for a moment, because ultimately, everybody is looking to see how we can create jobs, how we can have a better economy, how we can have a more equitable economy, how we can reduce poverty. And this is a state which is very poor. Can you, in some ways, think of your example of this chip factory that takes up so much money, and instead policymakers could consider higher investments in health and education, and why that is important? Because for a state, for example, with 37% malnutrition, that means when these children are growing up, when they do grow up, they become adults, their brains are not well formed because they've been malnourished. What would you say to the Chief Minister in terms of allocation of scarce resources for a state? No, I think the question is how can you generate employment locally, नहीं? और मुख्यमंत्री बात कर रहे थे about how specific investments can help. तो अगर रूरल इंडस्ट्री बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? अगर वैल्यू एडिशन बढ़ाना चाहते हैं और इतना सारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं, तो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए यहाँ पे तो किस तरीके से करना चाहिए? आप क्या कहेंगे उसके बारे में? बहुत अच्छा सवाल है। और पहली बात यह है कि हम वो चीज उत्पादन कर रहे हैं जो हमारे यहाँ हमको जिस चीजों की आवश्यकता है, तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए उस रूरल इंडस्ट्रियल पार्क से। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो चाहे एग्रीकल्चर में हो चाहे फॉरेस्ट हो, जो चीजें हैं उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट हम बनाएं, उसके बेचने के लिए हम लोगों ने सी मार्ट भी बनाया है और दूसरे शहरों में भी हम अपने शॉप खोल रहे हैं, और नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में भी किस प्रकार से जाएं वो हमारी कोशिश। दूसरी बात यह है कि हमारे पास अब सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी यदि इंडस्ट्री लगाए तो सबसे पहले जमीन की आवश्यकता पड़ती है, फिर पानी की आवश्यकता पड़ती है, फिर बिजली की आवश्यकता पड़ती है। हम हर गांव में 10-11 हजार पंचायत हैं, हर पंचायत में हम ये बना देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जमीन भी है, हमारे पास हैंड्स भी हैं। आप जो ट्रेनिंग देना चाहते हैं उसके लिए भी ट्रेनिंग की भी व्यवस्था है, और फिर बिजली की भी व्यवस्था कर रहे हैं, पानी की भी व्यवस्था कर रहे हैं। आपको जमीन खोजने की जरूरत नहीं, आप सामान क्या चाहते हैं वो बता दीजिए, हम आपको बना के दे देते हैं।
आप पैकिंग आप का रहेगा, आप अपना सिंबल लगाना है वो लगा दीजिए, जो लगाना है लगाइए, हम तो उत्पादन करके आपको दे देंगे। ये भी हम कर सकते हैं। ये तो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की बात होगी। अब बचत जो इंडस्ट्री पॉलिसी है उसको भी हमने इस प्रकार से बनाया है कि सारे उद्योगपतियों, कई बार हमने मीटिंग की और उसके बाद 2019 की उद्योग नीति हमने बनाई, तो हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। यहीं के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो काफी एमईओ कर रहे हैं और प्लांट भी लगा रहे हैं। और हमारी पॉलिसी ये है कि 60% से लेकर 150% तक के हमारी 10 साल में सब्सिडी है। तो मैंने उद्योगपति से बात की, इस पॉलिसी से फायदा क्या होगा? बोले साहब देश में बहुत एनपीए हो रहे हैं उद्योगपति, आपकी पॉलिसी में कोई उद्योगपति एनपीए नहीं होगा। हमने उस प्रकार से भी पॉलिसी बनाई है तो लोगों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले। कोरोना काल में सबसे पहले जो उद्योग का पहिया घूमा था हमारी छत्तीसगढ़ में घूमा। आपको याद होगा 21 मार्च को लॉकडाउन हुआ था, ताली थाली बजवाया था, मोमबत्ती जलवाए थे। और उसके बाद 22 तारीख से लगा, 22 अप्रैल को खुला। हमारे यहाँ 23 तारीख को सारी इंडस्ट्री शुरू हो गया, क्योंकि हमने मजदूर को जाने नहीं दिया था। यहीं रुको, खाने पीने की यही व्यवस्था करो, क्योंकि मतलब प्लांट चलाना है तो आपको इंजीनियर भी चाहिए और स्किल लेबर भी चाहिए, सेमी स्किल भी चाहिए। तो हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ के जो औद्योगिक जो मजदूर हैं वो बाहर गए नहीं थे। यहाँ से टोटल उस समय कोरोना काल में 16,000 लोग गए थे छत्तीसगढ़, 7 लाख लोग आए और 16,000 गए यहाँ से। तो हुआ क्या कि हमारे उस समय का आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें, पूरे देश में सबसे मतलब स्टील कहीं उत्पादन हुआ था छत्तीसगढ़ में हुआ, और यहीं से पूर्ति हुई। चाहे सीमेंट हो चाहे स्टील हो, सारे उत्पादन यहीं से हुआ। मानिए आज 2022 में हम इस सिचुएशन में हैं। मुझे लगता है कि आप ये कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट हमारी अभी ठीक चल रही है, हम जो काम कर रहे हैं वो लोगों के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अब आगे को चैलेंजेस तो आएंगी, 2 बड़ी चैलेंजेस जो हर किसी स्टेट को फेस करनी पड़ेंगी, पूरे हिंदुस्तान को फेस करनी पड़ेगी, पूरी दुनिया को। एक चैलेंज है टेक्नोलॉजी का और दूसरा चैलेंज है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज पे ये है कि 2018 में एक वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट आया, उसमें ये कहा गया कि अगर ऐसे हालात रहे तो 2050 तक लिविंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में ओवरऑल गिर जाएंगे, और जो स्टेट सबसे ज्यादा इफेक्टेड होंगे वो होंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का विदर्भा रीजन। तो क्लाइमेट चेंज तो अब आ नहीं रहा है, वो तो आ गया है। एक तो आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा अभी से ही। दूसरी बात टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जॉब्स पे इम्पैक्ट करेगी, आपको ये भी उसके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। उसमें मुझे लगता है डॉक्टर राजन, you were talking earlier about a workforce that adapts, a society that adapts to changes. And societies that adapt to changes are those that are well educated, that are healthy, that are well trained, that are skilled. From your experience, looking at what you've seen around the world, can you give us some examples that the Chief Minister can benefit from in terms of what kind of models exist where people are taking these challenges into account, especially on technology, for example, how to create that workforce that is adaptable to face any challenge? मानिए 5 साल में आपका job redundant हो रहा है, and but your training is such that you can adapt to that. Skills कोई ऐसी फिर the governments can help. Do you have some examples to share with the Chief Minister and with the audience? इसके एग्जाम्पल्स तो बहुत ही कम हैं। एक एग्जाम्पल है डेनमार्क। डेनमार्क में जो वर्कर्स हैं फैक्ट्री में, वो तो हर महीने, हर क्वार्टर, 3 महीने में एक बार जाते हैं कंसल्टेंट के पास और पूछते हैं हमें क्या सीखना चाहिए। ये नहीं कि हम क्या काम कर रहे हैं और उस काम में जो 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 हम सीखते हैं वो काफ़ी है कि नहीं। वो पूछते हैं कि अभी आने वाला जो शॉक्स हैं उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, जो नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं उसके लिए हम कैसे तैयार करेंगे। तो वो कंसल्टेंट पूरे उद्योग को देख के, बाहर देख के, अंदर देख के, पूरे दुनिया में देख के बताते हैं हाँ आपको ये कोर्स करना पड़ेगा।
और फिर वो फैक्ट्री एम्प्लॉयर जो है उनको फंड करते हैं, वो बाहर जाके सीखते हैं और फिर वापस आते हैं। वो जो स्किल्स जो सीखते हैं वो जो काम कर रहे हैं उसके लिए कोई फायदा नहीं है, लेकिन आने वाले शॉक्स के लिए फायदा है, प्रिपेयर करते हैं वो वर्कर्स को। तो दैट इज फॉरवर्ड लुकिंग, उसके लिए एक नाम है एक्टिव लेबर मार्केट। Active labor market. They're trying to prepare the workers for the work of tomorrow, even though it has no use today. And the employer is paying for it. The employer is paying for it because that's the way they keep the workers. And the workers are then prepared for the next shock that comes. Okay? That is an extreme version, where you are trying to keep the worker engaged all the time. The other extreme is where you don't invest in the worker at all. They're doing the work, and then one day you say, I have to close the plant down. GM, General Motors, closed down its plant in Lordsville. The workers didn't know how to use a computer because they had never seen the need to do it. It was not part of their job, and they hadn't learned how to use computers. In this day and age, you have workers who don't know how to use computers. They have no job alternative because every job requires computers. So that's the extreme. One way you're preparing for the job that is to come. One, you're not even preparing them for the technologies which are already commonplace. We have to find a way to go in between. I think the important thing is to give the employer an incentive to invest in their worker. And for that, we have to worry about the way our labor laws are structured. At one extreme, employment is at will, contract labor. You have no incentive to invest in the worker because next year you will fire them anyway, and you get some new workers. So contract labor is not working. You're not investing. Other side is permanent workers, because they become permanent, and then again, they're not working very hard. You're relying really on the contract labor. We need something in between, which gives workers some longer term employment, but doesn't necessarily make them permanent. But the longer they stay in the work, the more rights they get, the more pension they get, the more security they get. If we can do that, then those workers will be workers the company can invest in because it knows they're going to stay. It doesn't have to fire them every week. Something like that will help us invest in our workers. We need to invest in order for them to be capable of surviving those shocks. Okay, before I go to the Chief Minister, let me get your thoughts on climate change. How serious a problem is it really, especially for a country like India, especially in economic terms? It's a huge problem. I mean, we're talking about agricultural shocks. They'll get just bigger and bigger. Flood, drought, all the usual things we're thinking about will get worse. And our farmers don't have that much buffer. As the Chief Minister said, if one year you have this thing, you get knocked out. 1 year you have drought, 1 year you have floods, you get knocked out. So because our people are poor, climate change has so much more effect than if they were rich. And of course, we are going to be at the center of, the monsoon is going to be deeply affected. Our glaciers are already, melting. Weather is going to become, we've got temperatures of 50 degrees plus in Delhi now. So we are going to be very affected. That means we have a strong reason to push the world to do something on climate change. And if the political leaders say that, look, we have the PM Kisan Yojana, or we may have the Rajiv Gandhi Kisan Nyaya Yojana, are those going to be enough to have a sustainable response to climate change? Those are supports, samarthan, but they're not substitutes for income. 9,000 per acre, average holding is about an acre. No? Average farm holding in India is acre and a half. So 15,000 is not going to be enough if the crop fails.
we really need to, obviously over time you hope the farmer gets richer, goes to value-added work, all that. But you also hope that we somehow do something about climate change so that we don't have those enormous shocks which otherwise would come. तो अब आपने क्लाइमेट के बारे में तो पूरा ग्लेशियर तो आपके जम्मू कश्मीर में है, आप इतना गर्मी मत करो कि वो पिघलने लगे। हमारे तो सारा पिघल गया। मुख्य रूप से बात यह है कि आज कार्बन उत्सर्जन जो हो रहा है और उसके कारण से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जो ग्लोबल वार्मिंग 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा तो पूरे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन है वो 20% की गिरावट आया इसी 1 साल में। 1 डिग्री बढ़ने से 2 डिग्री हो तो समझ लो फिर वो 40% गिरावट। तो गेहूं के उत्पादन में भारी गिरावट आने वाला है। दूसरी बात यह है कि जो कार्बन है उस कैसे हम उसको खाद के रूप में चेंज करें, बदलें। जो हमारा वर्मी कंपोस्ट है, हमारे पैराली जो जलाने की बात हो रही है, हम रोकने की कोशिश उसी माध्यम से कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि लगातार जो पानी हम लोग जमीन से, धरती से निकाल रहे हैं, वो भी कारण है कि जमीन की नमी कम हो रही है और उसके कारण से वेजिटेशन भी कम हो रहा है। उसके कारण से जंगल जल्दी मई गर्मी आने से पहले ही पेड़ पत्तियां उससे झड़ जाती है। तो हम लोगों ने उसमें कार्यक्रम बनाया है, नरवा कार्यक्रम, और करीब 12,000 हमारे छत्तीसगढ़ में 30,000 नाले हैं और 30,000 में 12,000 नाले हैं। हमने पिछले 3 साल में उसका प्रोग्राम बनाया और रिचार्जिंग की व्यवस्था की और उसके कारण से हुआ कि जंगलों में हरियाली भी बढ़ी है। हमारे हाथी खूब है, तो हुआ कि जिन जिन जंगलों में ठीक ठाक ढंग से हम लोगों ने काम किया नरवा में, तो पानी भी मिल गया, उसको हरे चारे भी मिल गए। तो हाथी वो 6 से 7 महीने से हिल नहीं रहे वहां से, उन जंगलों से जहाँ जहाँ पानी खाने पीने की व्यवस्था हुई। तो वो इंसान के लिए भी जरूरी है, पशु पक्षियों के लिए भी जरूरी है और जंगल के लिए भी जरूरी है। तो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है तो उसमें बहुत जरूरी है कि अभी अब सरकार पहले शौचालय बनवाई, अब घर घर में नल जल योजना, पानी की व्यवस्था पर नहीं कर रही केंद्र सरकार। यदि पानी की व्यवस्था पहले करते तो शौचालय बाद में बनाते, तो वो हुआ नहीं। अब शौचालय मैंने सोचा जब आप क्लाइमेट चेंज का जवाब देना शुरू किया आपने, मैंने सोचा आप कहेंगे कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, हम चेंज हो रहे हैं। तो किसी बड़े बड़े साहब ने कभी कहा था ऐसा। एनीवे, इसके बाद एक हिसाब से ये जो हमारा डिस्कशन था, हम अब उस जगह पे पहुंचे हैं जो एक हिसाब से इस टॉपिक, इस हमारे सेशन का जो टॉपिक है। मैं एक सवाल पूछ सकता हूं मुख्यमंत्री से? ये जो आप डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, वो आपने जो पंचायत को पावर दिए हैं ये सैंड माइनिंग को कंट्रोल करने में, तो आप डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में क्या सोचते हैं? कौन से पावर्स नीचे जा सकते हैं पंचायत को? देखिए, अभी हम लोगों ने पंचायती राज तो हमारे यहाँ लागू है, पेशा कानून 1996 से बना हुआ है। नियम बनाने का काम अभी हमने किया, मतलब 1996 के बाद से उसे नियम बने नहीं थे। तो उसको पंचायतों को, ग्राम सभा को अधिकार संपन्न बनाना, तो उसमें खासकर ये जो पेशा है वो जो अनुसूचित क्षेत्र है, हमारे यहाँ करीब 146 ब्लॉक है, जिसमें से 85 जो ब्लॉक है वो अनुसूचित मतलब ट्राइबल के लिए आरक्षित है। तो उन ब्लॉकों में जो पेशा कानून जो नियम लागू होगा, तो उसमें ग्राम सभाओं को अधिकार दिया गया है कि उनको क्या क्या काम करना है। जंगल में उसके आवंटन के लिए, वहाँ की कानून व्यवस्था के लिए, वहाँ के जो माइनर मिनरल्स के लिए उनको अधिकार दिया गया है कि वो बेचें ना बेचें, कैसे करना, उसको उपयोग किस प्रकार से करना, वो सारे अधिकार दिए गए। वो कैसा चल रहा है अभी देखिए, पहले तो ये था कि धड़ल्ले से चल रहा था। अभी बीच में हम लोगों ने उसमें ऑक्शन सिस्टम किया, ऑक्शन में भी कुछ शिकायतें आई, लेकिन एनजीटी का उसमें पालन तो हो रहा है। बिना एनजीटी के क्लियरेंस के बिना वो खुदाई नहीं कर पा रहे हैं। कहीं कहीं वायलेशन की शिकायत होती है, उसमें कार्रवाई हो जाती है। लेकिन ये है कि नदी भी बचाना जरूरी है, और नदी यदि बचाना है तो रेत उसमें होना जरूरी है, तो नहीं तो फिर वो भूमि क्षरण भी होगा। और इसलिए मकान बनाने के लिए रेत भी चाहिए, वो भी जरूरी है।
बिना, नहीं तो आज तो तमिलनाडु में या वहाँ ये हो रहा कि समुद्र से निकाल के पीस के फिर उसको मिला रहे हैं सीमेंट में और तब मकान बना रहे हैं। वैसे हमारी छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नहीं है, हमारे यहाँ नदियों में नालों में रेत खूब है, लेकिन उसको मतलब ठीक ठाक ढंग से उपयोग करना चाहिए, बेतहाशा नहीं होना चाहिए, नहीं तो नुकसान होगा। We will have audience questions. Yeah, we can take a few questions if But you'd like. let me just finish with one last question. So we have 15 more minutes, so go ahead. Okay, good, very good. So our topic, actually, we started with Rajiv Gandhi Kisan Nyaya Yojana, but that is just one initiative and many that the government took. So, but that did give us this idea that there is possibly a discussion around the country, around the world, about minimum basic income. What is your view, Dr. Rajan, on, the Congress party had at one point come up with the Nyaya Yojana that we wanted to implement. It was 6,000 rupees per month, I think, per family. What is your view on, cash transfers of that sort? If you do like them, should they be conditional? Should they be unconditional? What is your view on minimum, basic income or universal basic income? So I think that you have to give poor households enough cash that they can take care of some minimum requirements, including education, including healthcare. I would say, by and large, you should rely on them to make reasonable choices. You don't want to say, आपको इस पे खर्च करना है, उस पे खर्च करना है. Let them decide. They're wise enough to decide. But I think it should be targeted. And how much depends. I don't know if 72,000 a year is the right amount. But I don't think it should go to everyone. We can't afford it. We can't afford it. I think it should be very targeted, and it should be enough for a reasonable investment in children, in healthcare, etc. Because the ultimate aim is not to keep them on that income, is to help them grow out of that income so that they can have, better jobs, better chances in life. So I would say targeted, not conditional. Don't put too many conditions. Once you put conditions, then you create the conditions for corruption, this, that. Not too many conditions. But it has to be enough for basic needs. But the idea is not to keep them permanently there. The idea is that they grow out of it so that somebody else can benefit from it. And are there examples around the world where entitlements were given and then taken away from people? You don't take them away, they grow out of it. Means it comes down as they make more incomes outside. Okay, I see. So you won't, taking away is not possible. Not possible. But they grow out of it, and it has to be smooth so that they don't suffer a huge cost if they get a better job. Okay. आपकी क्या राय है इस बारे में, जैसे न्याय योजना थी या जैसे पीएम किसान योजना है जिसमें आप पैसे ट्रांसफर करें लोगों को, उनको बेनिफिट दे रहे हैं, तो आपकी जाती राय क्या है ऐसी चीजों? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि यदि आप केवल पैसा ट्रांसफर कर देंगे किसी को भी, तो वो एक उपभोक्ता बनेगा वो, और वो मार्केट को सपोर्ट करेगा, लेकिन वो गरीब का गरीब रहेगा। लेकिन यदि आप उसे उत्पादक भी बनाएंगे, उत्पादक बनाने के लिए आप सपोर्ट करते हैं, जैसे हम पीएम जो किसान सम्मान निधि है और हमारे में अंतर क्या है? हाँ, ये बताइए। अंतर ये, वो कोई किसानी करे या ना करे उसको पैसा मिलेगा पीएम सम्मान निधि में। हमारे में ये है कि वो किसान मेहनत कर रहा है, उसमें उत्पादन कर रहा है और वो बेच भी रहा है, तो उसे खरीदने की भी व्यवस्था है ना। भाई, आप प्रधानमंत्री क्षेत्र में चल दीजिए तो 1100 रुपए क्विंटल में धान बेच रहे हैं, हमारे यहाँ हम 1900 रुपए क्विंटल में धान खरीद रहे हैं, और उसके बाद 9000 रुपए दे रहे हैं प्रति एकड़। तो जो मेहनत कर रहा है उसको पैसा दे रहे हैं। इसी कारण से मैं शुरू में बताया कि हमारे किसानों की संख्या में वृद्धि हुई, उत्पादन में भी और रकबा भी।
जो खाली पड़ी हुई जमीन थी उसमें खेती करना शुरू कर दिए। तो वो मेहनत करने लगा। जब हर इंसान यदि मेहनत करने लगेगा तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय उत्पादन भी बढ़ेगा, राष्ट्रीय संपत्ति भी बढ़ेगी उससे। आप खाली बैठे बैठे दे देंगे तो वो उपभोक्ता बन सकता है, वो राष्ट्र के विकास में सहयोग नहीं कर सकता। यदि वो उत्पादन कर रहा है उसको सपोर्ट आप करोगे, जो मेहनत करने वाले उसको थोड़ा सा अपलिफ्ट कराएंगे, उसको थोड़ा सपोर्ट करेंगे, तो निश्चित रूप से उसका उपभोक्ता भी बनेगा, उत्पादक भी बनेगा। तो एक हिसाब से ये कंडीशनल ट्रांसफर हो गया, जिसमें अगर आप किसानी कर रहे हैं तो आपको ये पैसा मिलेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाए। लेकिन डॉक्टर राजन जैसे एक्सपर्ट आपको कहेंगे कि इसमें करप्शन का खतरा होता है। नहीं, हम तो डायरेक्ट पैसे दे रहे हैं। आप डायरेक्ट पैसा इसमें कम चांस है। आप जमीन के अगेंस्ट जमीन वो तो रिकॉर्डेड है, जमीन है। अच्छा, और जैसे हम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस समर्थन मूल्य में खरीद रहे हैं, उसका वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, इसमें क्या करप्शन होगा? उतना सामान तो हम उससे खरीद रहे हैं। अगर कोई वहां से कहे कि भाई हम इसमें कोई ऐसा चांस है कि कोई के हम तो किसानी कर रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हो, ऐसा हो सकता है? तो वो तो धान बेचने आएगा ना। हाँ आई सी, सोसाइटी में धान बेचने आ रहा है। वो तो रिकॉर्ड में है। इसलिए मैं बताया कि 2017 में 15 लाख किसान थे, आज वो किसानों की संख्या बढ़ के 23 लाख है। धान का रकबा 22 लाख था हेक्टेयर में, आज 30 लाख हेक्टेयर है। धान 70 लाख मीट्रिक टन था, आज 98 लाख मीट्रिक टन हो गया। तो उत्पादन भी बढ़ा, जमीन का रकबा भी बढ़ा, किसानों की संख्या भी बढ़ा, पैसा भी लगा। और इसी में ये डिफरेंस है मेरे ख्याल में। तेलंगाना के हमारे जो AIPC के लोग थे वो बात कर रहे थे कि रायतन बंधु जो उनकी स्कीम है उसमें आप कुछ करें ना करें आपको पैसे मिलते हैं। तो लोग बेसिकली पैसे ले रहे हैं, जमीन है लेकिन काम नहीं कर रहे। आपकी स्कीम मेरे ख्याल में उस लिहाज से इम्प्रूवमेंट है, लेकिन मुल्क को पता चलना चाहिए कि किस तरह से छत्तीसगढ़ का क्या, मैं नहीं कहूंगा कि आपका कोई अलग मॉडल, थोड़ा मुल्क को सीखना चाहिए एक दूसरे स्टेट से। अगर आपका कोई अगर अच्छा काम हो रहा है तो हमें ज्यादा फिर उसको थोड़ा, मैं नहीं कहूंगा कि हमें प्रोपेगेंडा करना चाहिए, लेकिन थोड़ा मार्केट करना चाहिए ताकि बाकी स्टेट्स को फायदा आ सके, कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। हर प्रदेश में किसानों को यदि आप इस प्रकार सपोर्ट करेंगे, उसके उत्पादन, उसे खरीदी की व्यवस्था, मान लो आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, वहाँ सेब यदि खरीदने की व्यवस्था कर दें तो किसान क्यों दुखी रहेगा? और उसको वैल्यू एडिशन करेंगे तो रोजगार भी मिलेगा और ज्यादा कीमत भी मिलेगा। तो इससे मुझे कुछ मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है कि छत्तीसगढ़ का भी अपना एक मॉडल है। ये मुझे समझाइए, ये छत्तीसगढ़ी कल्चर, ये कल्चर क्या है? ये छत्तीसगढ़ी जो आपने एक आइडेंटिटी यहाँ पे, मैं सुनता हूँ कि छत्तीसगढ़ में कुछ छत्तीसगढ़ी आइडेंटिटी एक हिसाब से थोड़ा हट के हमारे इकोनॉमिक्स के टॉपिक से, लेकिन इन सम वेज लिंक्ड है। तो ये क्या है? ये छत्तीसगढ़ के हमारे बाकी लोगों को बताइए। देखिए, छत्तीसगढ़ की पहचान सांस्कृतिक पहचान है। मान लो आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, जम्मू का अलग है, कश्मीर का अलग है, लेह का अलग है, अलग अलग ट्रेडिशन है। तो हमारे यहाँ भी उसी प्रकार से यहाँ की ट्रेडिशन है, यहाँ की संस्कृति है। और इसमें आप देखेंगे कि आदिवासी 32% हैं और बहुत सारी उसकी जातियाँ हैं। तो उसके अलग अलग, जैसे आज जो नृत्य किए वो बस्तर के हैं, लेकिन पूरे बस्तर में इस प्रकार से नृत्य नहीं होते। थोड़े थोड़े दूरी में अलग अलग जो उपजातियां हैं आदिवासियों को अलग अलग नृत्य है, अलग अलग सीजन में उनके नृत्य होंगे। और छत्तीसगढ़ की हमारी जो संस्कृति यहाँ यदि कहेंगे तो हजारों साल पुराना है। तो हमारी संस्कृति प्राचीन होते हुए भी हर युग में इसका अपना महत्व रहा है। यदि बौद्धकालीन भी बात करेंगे तो भगवान बुद्ध के बाद यदि संतों में आप देखेंगे, नागार्जुन का बड़ा नाम है बौद्ध। तो नागार्जुन का कार्य क्षेत्र यही छत्तीसगढ़ का सिरपुर रहा। यदि राम की बात करें तो सबसे ज्यादा समय भगवान राम ने वनवास के समय यही गुजारा, क्योंकि ननिहाल यही। कृष्ण भी यहाँ आए, आरंग में यहाँ उनका आना हुआ था। तो हर युग में आजादी के समय भी कहेंगे तो राष्ट्रीय जितने भी हुए उसमें हमारी भूमिका रही। चाहे 1857 की गदर हो तो हमारी भूमिका थी, शहीद वीर नारायण सिंह से लेके आप ज्ञान सिंह की बात करें, सब लोगों ने उसमें भाग लिया। और फिर साहित्य के क्षेत्र में देखेंगे, सबसे पहला जो उपन्यास है ठाकुर जगमोहन सिंह, सबसे पहले हमारे यहाँ लिखा गया।
तो साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रकारिता आप कहेंगे तो सबसे पहली शुरुआत छत्तीसगढ़ से। यदि आप लोहा बनाने की भी बात करेंगे तो तो वो कम टेम्परेचर में कैसे बिना राष्ट्र के लोहा बनाने की विधि हमारे छत्तीसगढ़ में, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, हमारी छत्तीसगढ़ की अपनी भूमिका रही है। तो हमारी जो संस्कृति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति बहुत समृद्ध रही है, लेकिन हम लोग बहुत लो प्रोफाइल वाले लोग हैं, कम में संतोष करने वाले लोग हैं। हमें थोड़े में हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं, हमको बहुत ये इकट्ठा करके रखो। ये संत ऋषि परंपरा के लोग हैं यदि कहा जाए छत्तीसगढ़ के लोगों को, थोड़े में संतुष्ट रहे, प्रकृति के साथ रहते हैं, मस्त रहते हैं, मस्त मौला लोग हैं और बहुत ईमानदार लोग हैं, सहज सरल लोग हैं। अच्छा, बहुत अच्छा बोला आपने। अब 2 लास्ट इंटरवेंशंस, पहले मैं डॉक्टर राजन के पास जाऊंगा और आपको मैं टाइम दूंगा। आपका जो लास्ट इंटरवेंशन है उसका मैं आपको पहले ही बताऊं। मैं आपसे ये कहूंगा कि जब हम, मुझ जैसे लोग जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाते थे, हमसे जॉब वो इंटरव्यू में पूछते थे, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 to 10 years, उसी तरह से मैं आपसे पूछूंगा, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन छत्तीसगढ़ इन द नेक्स्ट 5 to 10 years, लेकिन दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन, आप सोचिए उस पर। Dr. Rajan, this is obviously a unique opportunity. Again, I thank you, and we have one more session with you tomorrow. We are so grateful. To the Chief Minister, if you had to give him one suggestion, something that you think Chhattisgarh should be looking out for, what is it that you would tell the Chief Minister? What should he be doing while he is the Chief Minister, he's the leader of the state? What can he do that would benefit Chhattisgarh or maybe the country? What is it that, or what should he be, what should he as a senior leader of the Congress party, one of the main opposition party here, what should we be thinking about when we think about India, when we think about Chhattisgarh? What should we be watching out for? See, I think to give good advice, you have to know the state well. वो बाहर से आके थोड़ा एडवाइस देना वो अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं पहले यहाँ पे 2015 में आया था 2 दिन के लिए, अभी 2 दिन के लिए हूँ, 4 दिन में क्या एडवाइस दूंगा वो तो। But you know India well. India, I know reasonably. I'll tell you what's on my mind. Okay. What's on my mind is, I really fear we are losing our children because of what happened in COVID. I think Chief Minister gave us some thoughts on how they're helping, but I think whatever help we give, we need to give more. Because those 2 years, children haven't been in school. They've forgotten so much. Getting them back to school, if we just put them, they were in 2nd grade, we put them in 4th grade, I think they will not be able to keep up. And many children will find they don't understand what's going on in class, they will leave, they will drop out. And this will be more in the case of the poor children. We have so many Adivasis in this state. The problem will be more there. I really think we should be checking to see how they're doing. Lot more of these, ये जो एसर करती है या प्रथम करती है, go in, check what they're learning, and see if they need more help. Because otherwise we're going to lose this whole, from class 1 to class 12, all those children have suffered 2 or 3 years worth of education loss. And if they just move on without recognizing that, it'll be a real problem because they'll be so weak. I think there's a good chance of helping them by putting more resources to work. And that'll create some jobs for some time, but I think it's the most important investment we can make across the country. I know Tamil Nadu is trying to do it, but even Tamil Nadu is having, it's not that easy. They've recruited some 2 lakh people to help the existing teachers in order to bring the students up to speed.
and they found 5 lakh children had left the schools. Wow. So this is a big problem. I would say we need to face this problem in India. Otherwise, we have a lost generation. Now, आपने तो notice लिया होगा इस चीज का. Now, please think about it. One quick step would be to do a kind of an assessment to where we are, baseline assessment कि क्या हुआ है, reading levels में क्या हुआ, and that can be done relatively quickly. At least problem का पता होगा. You know, unfortunately, what I see in India is that at least the government doesn't seem to, at least the central government doesn't seem to accept that there are problems. जब आप data को छुपाएंगे, जब आप problems को accept नहीं करेंगे, then you cannot really solve those problems. I haven't heard much talk in Delhi about this being a problem. Well, I think in the states you can that is see a problem. that they're seeing this as a problem, but Delhi is not talking about it. It's talking about we'll create some electronic resources, but you also need to see what's happening in the schools and exactly testing, baseline testing, I think. तो आपने तो अपने जवाब सोच लिया होगा कि 5-10 साल में आप खुद कहाँ देखते हैं और छत्तीसगढ़ को कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं कहाँ रहूंगा तो ये तो पार्टी तय करेगी और जनता तय करेगी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है. छत्तीसगढ़ कहाँ जाए ये जरूर सोचता हूँ. छत्तीसगढ़ में हमारे पुरखों ने जो सोचा था समृद्ध छत्तीसगढ़, ये चूंकि शांति के टापू है, एक बार छत्तीसगढ़ आ जाए ना तो उसके बाद छत्तीसगढ़ छोड़ते नहीं. तो वो जो वातावरण है और हमारे आदिवासी उन्मुक्त जीवन प्रकृति के साथ व्यतीत करने वाले, तो उसी प्रकार के शांति भाईचारा का वातावरण फिर से बने. दूसरा, समृद्धि आए. जिस प्रकार की जिस समय हम लोग काम कर रहे हैं किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए, तो सबके यहाँ समृद्धि आए. और फिर उनके पास समृद्धि होगी तो फिर आगे जनरेशन, उसकी मतलब स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था हम कर ही रहे हैं, आगे वो क्या करना चाहते हैं वो उन पे छोड़ना चाहिए. लेकिन वो क्या, वो सपना तो देख सकें, उसके घर में इतनी संपत्ति तो रहे कि वो बच्चे आगे जाना है, उसके उसना आधार तो हम खड़ा कर दें, तो फिर आगे खुद बढ़ जाएंगे. चलिए, this is a good note to end on. That unfortunately we don't have time for questions, I'm told, right? So and the Chief Minister has to leave. Thank you very much. बहुत शुक्रिया आपका. जी, धन्यवाद. Dr. Rajan, thank you so much. This is an illuminating discussion. A round of applause. Thank you. Before we conclude, I'd like to request Honorable Chairman Dr. Shashi Tharoor to please come on stage. We have a small memento, sir. A small memento here. Ladies and gentlemen, we will take a